वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की फर्स्ट यूनिट में नेचर ऑफ साइंस, ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट, इस पर अपना डिस्कशन प्रस्तुत करूँगी। नेचर ऑफ साइंस। सबसे पहले हम साइंस की, विज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको जो लेक्चर दिया था उसमें हमने विज्ञान की कुछ विशेषताएं और उसके कुछ क्षेत्र और उसके क्लासिफिकेशन की बात भी की थी, और उसमें भी हमने थोड़ा बहुत आपको विज्ञान की प्रकृति के बारे में समझाया था। लेकिन हम यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विज्ञान संगठित ज्ञान है। साइंस इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि हम हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पहले ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, फिर उसमें हम उसकी एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो एक तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप से होगा। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है क्रिया के रूप में, विज्ञान के माध्यम से हमें एक व्यवस्थित ज्ञान है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साइंस इज अ सिस्टमेटिक लर्निंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान का क्या है, सारी प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं और वो समय के साथ में कभी कुछ कभी सारी चीज़ें एक जैसे चलती रहती हैं। पहले कुछ भ्रांतियाँ होती थी कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, और कोई उसमें हम अपने तरीके से अंधविश्वास की तरफ उन चीज़ों को ले जाते थे। बट ये सब एक प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल फिनोमेना। तो विज्ञान क्या है, प्राकृतिक घटनाओं और उनके बीच के संबंध का, उनके बीच के संबंधों का सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ ज्ञान है। नेक्स्ट है विज्ञान घटना विशेष के कारण एवं प्रभाव के मध्य संबंध का ज्ञान है। साइंस इज द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ स्पेशल इंसिडेंट। मीन्स कोई घटना घटती है तो उसके बीच में कोई कारण होता है, तो उनके बीच में क्या कारण और प्रभाव का संबंध है, हम ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान शब्द यथार्थ ज्ञान पर आधारित है। साइंस इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड रियल नॉलेज। सत्य एवं यथार्थ, यानी कि विज्ञान तो हमेशा ही कहता है सत्य क्या है, सत्य की खोज करता है। जब तक उसको प्रयोग से सिद्ध नहीं कर देता है वो उसको नहीं मानता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, उनके खोज से ये सत्य को उजागर करके ही रहता है, और उनसे संबंधित जो भी तथ्यपरक ज्ञान सामने आता है उसको न किसी सारे भ्रमों, आशंकाओं से दूर करता हुआ उसकी सत्य पर उसको पहुंचा देता है। नेक्स्ट है साइंस इज ए यूनिवर्सल। विज्ञान की प्रकृति सार्वभौमिक है, क्योंकि विज्ञान के नियम, सिद्धांत, सूत्र वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि समय समय के साथ में वो सूत्र बदल जाएंगे, वो फार्मूला बदल जाएगा। जो फार्मूला एक बार बन चुका वो फार्मूला ऑलवेज रहेगा। नेक्स्ट है साइंस नेचर इज टेंटेटिव, यानी कि विज्ञान के प्रति अनंतिम है। यानी कि विकास की यात्रा तो बहुत लंबी है। सारे विज्ञान में खोज, प्रयोग, सूत्र, सिद्धांत सब विकसित हुई हैं, क्योंकि वो सब अनंतिम है, क्योंकि उनमें नवीन खोज और प्रयोगों से जो साक्ष्य प्रकट हुए हैं उनमें भी पूर्व में स्थापित प्रत्ययों, सिद्धांतों, कोई थ्योरीज में आज भी क्या हो रहे हैं, कोई न कोई संशोधन हो रहे हैं, और भविष्य में भी होंगे। तो इस तरह से इसकी जो विश्वसनीयता है, वैधता है, उसमें संभव है कि वो कभी उसमें कोई परिवर्तन आए। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, समाज पर विज्ञान का प्रभाव। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि विज्ञान ने आज हमारी सोच में, हमारी रुचि में, हमारे दृष्टिकोण में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और मानव के भौतिक वातावरण में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो एक तरीके से इसका जो रूप है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। सबसे पहला है मास मीडिया, एग्रीकल्चर, डिफेंस। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मास मीडिया की बात करते हैं। तो मास मीडिया मतलब जनसंचार। जनसंचार आज देखा जाए तो आपका कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, गूगल में पढ़ाई आपकी, और ऑनलाइन आपकी पढ़ाई, ये सब क्या है, ये सब विज्ञान की दी हुई नई नई टेक्नोलॉजी का ही हम कहीं ना कहीं अपने दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं।
और किसी भी पुस्तकालय से किसी भी पुस्तक को हम घर बैठे पढ़ लेते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी एक तरह से संचार की जो विधियां हैं, जो संचार है, उसके द्वारा हम बहुत सारी लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो कृत्रिम उपग्रह जो बनाए जा रहे हैं, वो जो कहीं ना कहीं कंप्यूटरों को सूचना और संदेश प्रेषित कर रहे हैं, तो वो किसकी देन है? विज्ञान की देन है। यानी कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम घर बैठे हर चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। विज्ञान का जो योगदान है वो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, जिनका श्रेय जाता है स्वामीनाथन को और नॉर्मन बोरलॉग को। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे उर्वरकों को, अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट है, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, इन सब का यूज़ करके क्या किया, फसलों की पैदावार को बढ़ाया और अन्न के उत्पादन में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया। तो इन सब चीज़ों की जो खोज है वो हमें विज्ञान के फलस्वरूप ही मिली है। तो कहीं ना कहीं आज भारत देश में जो खाद्यान्न के प्रति आत्मनिर्भरता है वो हमें विज्ञान से मिल रही है। नेक्स्ट है डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में। इसमें भी योगदान है विज्ञान का बहुत बड़ा। रक्षा के क्षेत्र में जाने कितने आधुनिक उपकरण विकसित करे जाते हैं, और जितनी आपकी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और जाने कितनी मिसाइलें, टैंक, रडार, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह विज्ञान ने अपने राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले रखा है। अब बात करते हैं मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान। आपको पता ही होगा कि ज़रा सा 2 दिन पहले मौसम साफ़ था, कब बदली आने वाली है, कब कैसा मौसम होने वाला है, उसी हिसाब से किसान लोग भी अपने फसल के लिए और लोग भी मौसम की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके लाभ से वो लाभान्वित होते हैं। तो जो मौसम की जानकारी है वो हमको किससे मिल रही है? कहीं ना कहीं जो हमारे अंतरिक्ष में उपग्रह लगे हुए हैं, सैटेलाइट लगे हुए हैं, तो उन्होंने हमारे जीवन में एक तरह से रिवोल्यूशन ला दिया है। तो हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विज्ञान का योगदान बहुत ही सराहनीय है। जैव तकनीकी द्वारा आजकल बहुत आनुवंशिक गुणों वाले जीवों का उद्भव हो रहा है। फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और भी तरह तरह के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स में जीन्स द्वारा जो है उपचार हो रहा है। मेडिकल की लाइन में बहुत इसका यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे विज्ञान में भी आजकल बहुत ज़्यादा योगदान प्रदान कर रहा है। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ की। अगर मेडिकल की बात करी हमने तो उसमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की सेवाएं शामिल हैं, और वो कहीं ना कहीं मानव जाति का बहुत उपकार कर रही हैं, बहुत सारा उनको लाभ दे रही हैं। सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, कोई अगर कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो हम दूसरी सेल यूज़ करके, स्टेम सेल का ये सब यूज़ करके कहीं ना कहीं बहुत सारे हम स्वास्थ्य के मामले में लाभ उठा रहे हैं। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री की, उद्योग की। तो विज्ञान ने उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया है। आजकल मशीनों का निर्माण और चिकित्सा संबंधी मशीनें और आपके युद्ध की जो सामग्री होती है, पनडुब्बी है और टैंक हैं, इन सब का कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है, जो कि विज्ञान ने, मतलब जो छोटे उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, उनमें जो मशीनरी का प्रयोग हो रहा है वो सब हमको विज्ञान की सहायता से बराबर मिल रहा है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन और साइंस। तो पहली बात तो हमारे दिमाग में आता है कि भूमंडलीकरण क्या है। तो पहले तो हम भूमंडलीकरण को समझें कि जैसे भूमंडलीकरण जैसे ही कुछ शब्द हमें और सुनाई पड़ते हैं कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उदारीकरण है, निजीकरण है, बाजार की अर्थव्यवस्था है। तो उन सबको कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं के निवारण के लिए एक प्रोसेस है भूमंडलीकरण, जो क्या करता है, किसी वस्तु या कोई विचार या कोई सिद्धांत उसको विश्वव्यापी बनाना, मतलब उस सिद्धांत को पूरे उसमें क्षेत्र में लागू करना। यानी एक देश का अन्य देशों के साथ जो है जो ये वस्तु, सेवाएं और जो पूंजी है उसका आदान प्रदान, ठीक है ना। यानी कि हमारा देश दूसरे देशों के साथ में जो इन सामान चीज़ का आदान प्रदान कर रहा है। तो भूमंडलीकरण जो है ना, वो वर्तमान समय की एक तरह की व्यापारिक माहौल की अवधारणा है, जो पूरे विश्व को एक मंडल या केंद्र बनाने की बात करता है। और इसमें क्या होता है, ये भूमंडलीकरण
प्रत्येक क्षेत्र का मुख्य विषय भी बन गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे हमें लाभ मिल रहे हैं और इसमें विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे? जैसे कि सबसे पहले उसका रोल हम देखें तो अर्थव्यवस्था में है, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भूमंडलीकरण हुआ है। आज हम मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार जो है करते रहते हैं, सब तरह का हो रहा है। तो वो सब क्या है, ई कॉमर्स के माध्यम से विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। और विभिन्न आर्थिक संगठन, विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष आदि की भी विश्व की अर्थव्यवस्था पर नज़र रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा अपना अर्थव्यवस्था में भी विज्ञान एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। और जो है आपका यातायात, ट्रांसपोर्ट, तो यातायात के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत चमत्कार किए हैं। हम क्षण भर में ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहीं भी विश्व में जा सकते हैं, किसी भी दूरी को हम कम कर सकते हैं। बहुत तेज चाल वाले ऐसे आधुनिक उपकरण बन रहे हैं जो हमें क्षण भर में ही, पल भर में ही किसी भी देश की जानकारी भी दे सकते हैं। कहीं जाना हो तो कम समय में हम पहुंच सकते हैं। पहले साधन नहीं थे तो लोग चल चल के ना, या कम सीमित साधनों में 1-2 दिन 3 दिन यात्रा करते थे, और आज हम उस समय को कम करके बहुत जल्दी उसका लाभ उठा लेते हैं। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में तो नो डाउट आप जानते ही हैं, आपके लॉकडाउन के दौरान भी क्लासेस चल रही थी। तो वो कैसे चल रही थी? वो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से है? इंटरनेट के माध्यम से सब चल रहा है। ई लर्निंग, ई पुस्तकालय हैं, सब ई लाइब्रेरीज़ हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे ही सब काउंसलिंग भी कर रहे हैं, साक्षात्कार भी ले रहे हैं, परामर्श भी ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडिकल। चिकित्सा में भी क्षेत्र में जो है भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है विशेष रूप से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब डॉक्टर्स हैं जो दूसरे देशों के हैं, अगर हमारे देश के डॉक्टर उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ना उनसे इंटरनेट के माध्यम से, और विशेषज्ञ जो हैं चिकित्सा के क्षेत्र के, उनसे परामर्श ले लेते हैं। तो एक तरह से ये भी योगदान दे रहा है। और जो आपकी डिफेंस की लाइन है, रक्षा है, वहाँ पे भी भूमंडलीकरण ने रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अपना उपलब्धि प्रदान करी है। कई विभिन्न देशों के द्वारा जो अंतरिक्ष में नए नए उपग्रह जो सूचनाएं दे रहे हैं और संदेश प्रेषित कर रहे हैं। कोडिंग पद्धति को आज आधुनिक विज्ञान ने डिकोडिंग को सब पीछे छोड़ दिया है। तो इस तरह से वो जो गुप्त संदेश होते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आविष्कार कर लिए गए हैं ऐसे यंत्र। तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने अपने हाथ में ले रखा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम विज्ञान के प्रभाव और भूमंडलीकृत विश्व में हम परस्पर सहयोग और विकास जैसी रहकर मानव जाति को सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्यालय विषय के रूप में विज्ञान को सम्मिलित करने का क्या औचित्य है, यानी जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट। कि विज्ञान को स्कूल में क्यों पढ़ाया जाए, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या योगदान है। तो इसमें अगर बात करें तो जैसे कि बहुत पहले के समय में विद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान को स्कूल विषय के रूप में नहीं सम्मिलित किया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये सम्मिलित किया गया। और बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जिसने सुझाव दिया और ये कहा है कि प्राकृतिक एवं जैविक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का अवबोध एवं अनुभूति आज के विश्व के प्रभावपूर्ण जीवन यापन के लिए आवश्यक है। An understanding and appreciation of the fundamental principles of the natural and physical sciences essential to effective living in the world of today. मीन्स माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की जो प्रति हो एक तरह से जागरूकता की बात की है, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि विज्ञान के संबंधित सभी समस्याओं पर विचार किया जाए, और विज्ञान शिक्षण को बहुत आवश्यक है कि वो लागू किया जाए, और उस व्यवस्था की उन्होंने संस्तुति की है। ठीक है, इसी के साथ में शिक्षा आयोग ने भी अपना सुझाव दिया हुआ है, एजुकेशन कमीशन ने, उसने भी बोला हुआ है कि हमने विद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान को एक आवश्यक तत्व बनाने पर विशेष बल दिया है। ये तत्व बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं क्योंकि ये संस्तुति कर रहे हैं कि हम प्रथम 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में सभी छात्रों को अनिवार्यता के आधार पर विज्ञान पढ़ाई जानी चाहिए। यानी विज्ञान विषय की बहुत इम्पोर्टेंस है और उसको लागू करना चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी अपना सुझाव दिया हुआ है। वो क्या कह रही है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन का क्या स्टेटमेंट है कि विज्ञान को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि बच्चों की जिज्ञासा की भावना, सृजनात्मकता, वस्तुगतता, प्रश्न करने का साहस और सौंदर्य बोध जैसी सारी योग्यताएं और मूल्य विकसित हो सकें। क्योंकि उनका मानना है कि विज्ञान जो है शिक्षा के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि छात्रों में समस्याओं को सुलझाने और निर्णय करने की योग्यता उत्पन्न हो सकेगी। क्योंकि आप जानते ही हैं, साइंस को हमेशा फैक्ट की बात करता है और तर्क की बात करता है, तो उनकी वो जो मानसिक योग्यता है उससे वो विकसित होगी और वो स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, इन सभी पहलुओं पर बहुत अच्छा एक संबंध स्थापित कर सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिर प्लेस ऑफ साइंस इन स्कूल करिकुलम एट डिफरेंट लेवल, यानी विविध स्तरों पर विद्यालय पाठ्यक्रम विज्ञान का क्या स्थान है। तो इसमें एक है आपका निम्न माध्यमिक स्तर, लोअर सेकेंडरी लेवल, और दूसरा है सेकेंडरी लेवल। तो जो निम्न माध्यमिक स्तर है यानी कक्षा 6 से 8 वर्ग तक के लिए, यानी कि जहाँ कक्षा 11 से आयु वर्ग जो है वो 11 से 14 वर्ष है, तो जो 11 से 14 वर्ष वाले बच्चे हैं उनका ये माना जाता है कि इस स्तर पर बालक का जो है मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो उनमें संवेदनशीलता भी बहुत होती है, उनमें इमोशंस का एक तरह से फिक्सेशन होता है, सुदृढ़ीकरण होता है, आदतों का विकास होता है जो कि जीवन पर्यंत रहती हैं। तो इसमें शिक्षा आयोग का ये मानना है कि निम्न माध्यमिक कक्षाओं में भी सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूविज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकें, जैविक रासायनिक परिवर्तनों के परीक्षण कर सकें और कारणों को समझने में वो और उसे समझ के आत्मसात करने लायक बन सकें। और इसी बात को सेकेंडरी लेवल पे अगर हम कहें तो उसमें कक्षा 9 से 10 वर्ग तक के बच्चे हैं और आयु वर्ग है 15 से 16 वर्ष। तो उसमें भी ये मान के चला जाता है कि यही सारा किशोरावस्था का टाइम होता है 15 से 16 वर्ष वाला। तो इसमें संवेगात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है और युवावस्था की तरफ बच्चा बढ़ता है। तो उसमें क्या है, घटनाओं के संबंध में कारण और कॉज एंड इफेक्ट पर बहुत डिस्कशन करने की उसकी समझ होती है। तो इस स्तर पर विज्ञान तो निश्चित रूप से होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग इसमें एक अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान जो है वो पाठ्य वस्तु का विशिष्ट पुनर्गठन होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको क्यों विज्ञान को जोड़ा जाए और विद्यालय स्तर पर इसकी चर्चा की, और इसके साथ में आपका ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।